दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने सिर्फ 25 दिन की ट्रेडिंग चैलेंज से अपनी जिंदगी बदल दी। इस लड़के का नाम है राहुल और ये बिल्कुल आपके और मेरे जैसा ही एक सामान्य लड़का है। राहुल दिल्ली में रहता है और उसकी उम्र है सिर्फ 22 साल। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद राहुल को नौकरी मिली थी एक छोटी सी कंपनी में, जहां उसकी सैलरी थी सिर्फ 15,000 रुपए महीना। राहुल के घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके पापा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में पैसे की कमी हमेशा रहती थी और राहुल हमेशा सोचता था कि कैसे वो अपनी फैमिली की मदद कर सकता है। एक दिन राहुल के दोस्त ने उसे शेयर मार्केट के बारे में बताया और कहा कि यहाँ पैसा बनाया जा सकता है। शुरू में राहुल को लगा कि ये सब जुआ है, लेकिन फिर उसने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखे और उसका मन बना लिया कि वो भी ट्रेडिंग सीखेगा। राहुल ने अपनी सैलरी से 5,000 रुपए बचाए और सोचा कि वो इससे ट्रेडिंग शुरू करेगा। उसने एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया और पहले दिन से ही बड़े सपने देखने लगा। राहुल का प्लान था कि वो 25 दिन में अपने 5,000 रुपए को 5,000 रुपए बना देगा। ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन राहुल को नहीं पता था कि ट्रेडिंग की दुनिया कितनी कठिन है। पहले दिन राहुल ने अपना ट्रेडिंग ऐप खोला और देखा कि वहां हजारों स्टॉक्स की लिस्ट है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा नहीं। राहुल ने बस एक स्टॉक का नाम देखा, रिलायंस, और सोचा कि ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें पैसा लगाना चाहिए। उसने बिना कुछ सोचे 2,000 रुपए रिलायंस के शेयर में लगा दिए। रिलायंस का शेयर उस दिन 400 रुपए का था और राहुल ने सोचा कि शाम तक ये 2 से 500 हो जाएगा। लेकिन जब शाम हुई तो राहुल का दिल डूब गया, क्योंकि रिलायंस का शेयर 350 पर आ गया था। राहुल को 50 रुपए का नुकसान हुआ था। राहुल परेशान हो गया और उसने सोचा कि कहीं उसने गलत काम तो नहीं किया। रात को राहुल ने यूट्यूब पर ट्रेडिंग के बारे में और वीडियो देखे। उसे पता चला कि ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट पढ़ना जरूरी है। चार्ट में कैंडल स्टिक होती है जो बताती है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। राहुल ने देखा कि चार्ट में हरी कैंडल का मतलब है कि प्राइस बढ़ा है और लाल कैंडल का मतलब है कि प्राइस गिरा है। अगले दिन राहुल ने फैसला किया कि वो पहले चार्ट को समझेगा फिर ट्रेड करेगा। उसने टाटा स्टील का चार्ट खोला और देखा कि वहां बहुत सारी लाइनें हैं। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और वीडियो देखा जहां बताया गया था कि चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। सपोर्ट लेवल का मतलब है वो प्राइस जहां से स्टॉक वापस ऊपर जाता है, और रेजिस्टेंस लेवल का मतलब है वो प्राइस जहां से स्टॉक वापस नीचे आता है। राहुल को ये बात समझ आई और उसने टाटा स्टील के चार्ट में सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश की। उसे लगा कि 120 रुपए के आसपास सपोर्ट है, क्योंकि वहां से कई बार स्टॉक ऊपर गया था। राहुल ने दूसरे दिन टाटा स्टील में 1500 रुपए लगाए जब वो 118 रुपए पर था। उसका प्लान था कि जब ये 125 हो जाएगा तो वो बेच देगा, लेकिन जो हुआ वो राहुल के प्लान के बिल्कुल उल्टा था। टाटा स्टील 118 से और नीचे गिरकर 115 पर आ गया। राहुल को फिर से नुकसान हुआ। राहुल के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उसे लगा कि शायद वो चार्ट गलत पढ़ रहा है या फिर उसकी रणनीति में कोई गलती है। उसने अपने दोस्त से बात की जिसने उसे ट्रेडिंग के बारे में बताया था। दोस्त ने कहा कि राहुल को टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में भी सीखना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स वो टूल्स हैं जो चार्ट में लगाए जाते हैं और ये बताते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। कुछ फेमस इंडिकेटर्स हैं जैसे कि RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मूविंग एवरेज। RSI बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। अगर RSI 70 से ऊपर है तो स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब महंगा है, और अगर 30 से नीचे है तो ओवरसोल्ड है, मतलब सस्ता है। राहुल ने तीसरे दिन RSI के साथ ट्रेड करने का फैसला किया। उसने इन्फोसिस का चार्ट देखा और पाया कि RSI 25 पर है, मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड है। राहुल ने सोचा कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा और उसने 1,000 रुपए इन्फोसिस में लगाए जब वो 1450 रुपए पर था। इस बार राहुल की किस्मत साथ दी और इन्फोसिस 1450 से बढ़कर 1480 पर पहुंच गया। राहुल को 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि लगभग 200 रुपए बना। राहुल बहुत खुश हुआ क्योंकि ये उसका पहला प्रॉफिट था। उसे लगा कि अब उसे ट्रेडिंग समझ आने लगी है। लेकिन राहुल की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि चौथे दिन उसने फिर से नुकसान उठाया। उसने HDFC बैंक में पैसा लगाया था, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कुछ बुरी खबर आई और सारे बैंक के शेयर गिर गए। राहुल को समझ आया कि केवल टेक्निकल एनालिसिस काफी नहीं है, बल्कि न्यूज और मार्केट की जानकारी भी जरूरी है। राहुल ने 5वें दिन से न्यूज पढ़ना शुरू किया।
उसने देखा कि बिजनेस न्यूज चैनल्स पर रोज मार्केट की बात होती है और एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हैं। राहुल को पता चला कि कुछ दिन बाद आरबीआई की मीटिंग है जहां इंटरेस्ट रेट के बारे में फैसला होगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो बैंक के शेयर ऊपर जा सकते हैं। राहुल ने छठे दिन आईसीआईसीआई बैंक में पैसा लगाया क्योंकि उसे लगा कि आरबीआई की मीटिंग के बाद बैंक के शेयर ऊपर जाएंगे। लेकिन जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को वही रखा तो बैंक के शेयर गिर गए। राहुल को फिर से नुकसान हुआ। अब तक राहुल के 5,000 रुपए में से 4,250 रुपए ही बचे थे। उसे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। राहुल परेशान था लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। राहुल की ट्रेडिंग की कहानी आगे बढ़ती है और अब वो 12वें दिन पहुंच गया है। पिछले 11 दिनों में राहुल ने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अभी भी उसके सामने बड़ी चुनौतियां थीं। उसके 5,000 रुपए अब 3,800 रुपए रह गए थे क्योंकि शुरुआती दिनों में उसने कई गलतियां की थीं। लेकिन राहुल हार मानने वाला नहीं था। 12वें दिन राहुल ने एक नई चीज के बारे में सुना जिसका नाम था वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम का मतलब है कि कितने शेयर खरीदे और बेचे गए हैं। राहुल को पता चला कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी ज्यादा है तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। राहुल ने आईटीसी का चार्ट देखा और पाया कि वहां प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। राहुल ने 12वें दिन आईटीसी में 800 रुपए लगाए जब वो 220 रुपए पर था। उसका प्लान था कि अगर ये 225 तक जाएगा तो वो बेच देगा। इस बार राहुल की किस्मत अच्छी थी और आईटीसी 220 से बढ़कर 246 तक गया। राहुल को 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि लगभग 87 रुपए बना। राहुल बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि अब वो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना सीख गया है। 13वें दिन राहुल ने एक और नई चीज सीखी जिसका नाम था गैप अप और गैप डाउन। गैप अप का मतलब है कि स्टॉक कल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुलता है और गैप डाउन का मतलब है कि नीचे खुलता है। राहुल ने देखा कि मारुति का शेयर गैप अप के साथ खुला है। कल ये 8 पर बंद हुआ था और आज 8 पर खुला है। राहुल ने सोचा कि अगर कोई स्टॉक गैप अप के साथ खुला है तो ये और भी ऊपर जाएगा। उसने मारुति में 1,000 रुपए लगाए जब वो 8,600 पर था। लेकिन राहुल को पता नहीं था कि गैप अप के बाद कभी कभी स्टॉक वापस नीचे भी आ जाता है जिसे गैप फिलिंग कहते हैं। मारुति 8,600 से गिरकर 8,450 पर आ गया और राहुल को नुकसान हुआ। राहुल परेशान हो गया और उसने अपने दोस्त से पूछा कि गैप अप के बाद स्टॉक नीचे क्यों गया। दोस्त ने बताया कि गैप अप और गैप डाउन के बाद अक्सर स्टॉक अपने गैप को भरने की कोशिश करता है, इसलिए गैप अप के बाद तुरंत खरीदना हमेशा सही नहीं होता। राहुल को समझ आया कि उसे और भी धैर्य रखना होगा। 14वें दिन राहुल ने सेक्टर रोटेशन के बारे में सुना। सेक्टर रोटेशन का मतलब है कि कभी आईटी सेक्टर अच्छा करता है, कभी बैंकिंग सेक्टर, कभी फार्मा सेक्टर। राहुल ने देखा कि आजकल मेटल सेक्टर में तेजी आ रही है। उसने जिंदल स्टील का चार्ट देखा और पाया कि ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ऊपर जा रहा है। राहुल ने 14वें दिन जिंदल स्टील में 700 रुपए लगाए जब वो 380 रुपए पर था। उसने देखा कि मेटल सेक्टर में सभी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता सब। राहुल की ये रणनीति काम आई और जिंदल स्टील 380 से बढ़कर 396 तक गया। राहुल को 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि लगभग 28 रुपए बना। 15वें दिन राहुल ने मूविंग एवरेज के बारे में और गहराई से सीखा। उसे पता चला कि 20 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज होता है। जब 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तो इसे गोल्डन क्रॉस कहते हैं और ये एक अच्छा संकेत होता है। राहुल ने रिलायंस के चार्ट में गोल्डन क्रॉस देखा। राहुल ने 15वें दिन रिलायंस में 900 रुपए लगाए जब वो 2,620 रुपए पर था। उसका स्टॉप लॉस था 2380 पर और टारगेट था 2480। राहुल ने देखा कि गोल्डन क्रॉस के बाद रिलायंस में अच्छी खरीदारी आ रही है। रिलायंस धीरे धीरे 2,320 से बढ़कर 2,467 तक गया। राहुल को 45 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि लगभग 166 रुपए बना। 16वें दिन राहुल को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी है, मतलब स्टॉक्स के दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। राहुल ने HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट देखा और पाया कि ये 1 घंटे में 50 रुपए ऊपर गया और फिर 30 रुपए नीचे आ गया। राहुल समझ गया कि आज का दिन ट्रेडिंग के लिए खतरनाक है, लेकिन राहुल के दिमाग में लालच आया कि अगर वो इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सके तो बहुत पैसा बना सकता है। राहुल ने HCL टेक्नोलॉजी में 600 रुपए लगाए जब वो 1150 रुपए पर था। राहुल का प्लान था कि जब ये 1180 हो जाएगा तो वो बेच देगा, लेकिन HCL टेक्नोलॉजी 1150 से गिरकर 1122 आ गया और राहुल का स्टॉप लॉस हिट हो गया। राहुल को एहसास हुआ कि वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना बहुत रिस्की है। उसने सीखा कि जब मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा हो तो बेहतर है कि साइड में बैठ जाओ। राहुल ने अपनी डायरी में लिखा कि वॉलेटाइल दिनों में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। 17वें दिन राहुल ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में सीखा। ब्रेकआउट का मतलब है कि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को पार करके ऊपर जाता है या सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे जाता है। राहुल ने बजाज ऑटो का चार्ट देखा और पाया कि ये कई दिनों से
4400 के बीच में घूम रहा है। राहुल ने सोचा कि अगर बजाज ऑटो 4300 को पार कर जाए तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। उसने वेटिंग का फैसला किया और जब बजाज ऑटो 4305 तक गया तो राहुल ने 800 रुपए लगाए। राहुल का स्टॉप लॉस था 4250 पर और टारगेट था 4400। ब्रेकआउट के बाद बजाज ऑटो में अच्छी खरीदारी आई और ये 4305 से बढ़कर 4280 तक गया। राहुल को 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि लगभग 140 रुपए बना। राहुल बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम कर गई थी। राहुल ने समझा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको सही लेवल पकड़ना होता है। 18वें दिन राहुल को पता चला कि कुछ स्टॉक्स में बोनस इश्यू की खबर आई है। बोनस का मतलब है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मुफ्त शेयर देती है। राहुल ने देखा कि आईटीसी में 1/1 का बोनस आया है, मतलब एक शेयर के बदले एक और शेयर मिलेगा। राहुल ने सोचा कि बोनस के कारण आईटीसी का शेयर ऊपर जाएगा। अंत में राहुल का 25वां दिन आ गया था। राहुल के दिल में बहुत सारी भावनाएं थी। एक तरफ वो परेशान था कि उसके 5000 रुपए अब 4500 रुपए हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश था कि उसने बहुत कुछ सीखा था। राहुल ने अपनी डायरी खोली और देखा कि पिछले 24 दिनों में उसने कितनी चीजें सीखी थी। चार्ट रीडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम एनालिसिस, मूविंग एवरेज, आरएसआई ब्रेकआउट, ट्रेडिंग सेक्टर एनालिसिस, न्यूज इंपैक्ट, रिस्क मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। 25वें दिन राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी सारी नॉलेज को एक साथ इस्तेमाल करके एक परफेक्ट ट्रेड करेगा। राहुल ने पहले मार्केट का मूड चेक किया। उसने देखा कि निफ्टी का चार्ट एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ट्रायंगल पैटर्न का मतलब है कि स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है और जल्दी ही कोई बड़ी मूवमेंट होने वाली है। राहुल ने देखा कि निफ्टी 17,800 से 18,200 के बीच में पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है। राहुल को याद आया कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अगर स्टॉक अपनी रेंज को तोड़ता है तो बड़ी मूवमेंट आती है। राहुल ने सोचा कि वो निफ्टी बी के शेयरों में ट्रेड करेगा जो निफ्टी के साथ मूव करते हैं। राहुल ने रिलायंस का चार्ट खोला और देखा कि वो भी एक समान पैटर्न बना रहा है। रिलायंस 2380 से 250 के बीच में घूम रहा था। राहुल ने वॉल्यूम भी चेक किया और पाया कि जब भी रिलायंस 2380 के पास आता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब वहां खरीदारी आ जाती है। राहुल ने आरएसआई भी देखा जो कि 45 पर था, मतलब ना तो ओवरबॉट था ना ओवरसोल्ड। मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव था क्योंकि 20 दिन का एमए 50 दिन के एमए के ऊपर था। राहुल को लगा कि सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव साइड को पॉइंट कर रहे हैं। राहुल ने न्यूज भी चेक की। उसे पता चला कि आज शाम को कुछ इकोनॉमिक डेटा आने वाला है जो मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। राहुल ने सोचा कि वो डेटा से पहले ही अपना पोजीशन ले लेगा ताकि अगर डेटा पॉजिटिव आए तो उसे फायदा हो। राहुल ने अपने 4,250 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा। 2,000 रुपए उसने रिलायंस में लगाने का फैसला किया जब वो 2C350 को क्रॉस करे। बाकी 200-150 रुपए उसने इमरजेंसी के लिए रखे ताकि अगर पहला ट्रेड गलत हो जाए तो वो दूसरी चांस ले सके। दोपहर के समय राहुल बेसब्री से रिलायंस के चार्ट को देख रहा था। रिलायंस 2380 के आसपास घूम रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि यह उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड था। अचानक रिलायंस में वॉल्यूम के साथ तेजी आई और वो 2385 को क्रॉस कर गया। राहुल ने तुरंत 2,000 रुपए रिलायंस में लगा दिए जब वो 2387 पर था। राहुल का स्टॉप लॉस था 2370 पर और टारगेट था 2430। राहुल ने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट किया। उसका रिस्क था 17 रुपए और रिवॉर्ड था 43 रुपए, मतलब 8-2-5 का रेशियो, जो कि बहुत अच्छा था। रिलायंस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। पहले 2390, फिर 2395, फिर 2400। राहुल को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका एनालिसिस सही हो रहा है, लेकिन 2405 के पास आकर रिलायंस रुक गया। राहुल को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने धैर्य रखा क्योंकि उसका स्टॉप लॉस अभी भी सेफ था। शाम को जब इकोनॉमिक डेटा आया तो वो पॉजिटिव था। इसकी वजह से पूरे मार्केट में तेजी आई और रिलायंस भी 2405 से आगे बढ़कर 200-420 तक गया। राहुल बहुत खुश हुआ क्योंकि वो अपने टारगेट के काफी करीब पहुंच गया था। राहुल ने सोचा कि वो अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर ले। उसने आधा पोजीशन 2420 पर बेच दिया और बाकी आधे को होल्ड रखा। राहुल को 33 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि लगभग 280 रुपए बना। राहुल के पास अब 4,880 रुपए हो गए, लेकिन राहुल की खुशी में अभी भी कमी थी क्योंकि वो अभी भी अपने ओरिजिनल 5,000 रुपए से कम था। राहुल ने फैसला किया कि वो अपने बचे हुए हाफ पोजीशन को होल्ड करेगा क्योंकि उसे लग रहा था कि रिलायंस और भी ऊपर जा सकता है। राहुल का फैसला सही साबित हुआ और रिलायंस 24 मई से बढ़कर 235 तक गया। राहुल ने अपना बचा हुआ हाफ पोजीशन भी 230 पर बेच दिया। उसे और 43 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि लगभग 180 रुपए बना। अब राहुल के पास कुल 460 रुपए हो गए। राहुल बहुत खुश था कि उसने अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया था। उसे एहसास हुआ कि जब वो सारी चीजों को मिलाकर ट्रेड करता है तो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। राहुल ने अपनी डायरी में लिखा कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज सब मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं।
25वें दिन के बाद राहुल ने अपने चैलेंज को एक्सटेंड करने का फैसला किया। उसने सोचा कि 25 दिन में उसने जो सीखा है उसे और इम्प्रूव करना चाहिए। राहुल ने अगले 25 दिन के लिए एक नया प्लान बनाया। राहुल का नया प्लान था कि वो हर हफ्ते एक नई स्ट्रेटेजी सीखेगा। पहले हफ्ते वो स्विंग ट्रेडिंग सीखेगा, जिसमें शेयर को कुछ दिनों तक होल्ड करना होता है। दूसरे हफ्ते वो सेक्टर एनालिसिस पर फोकस करेगा। तीसरे हफ्ते वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक्स सीखेगा। चौथे हफ्ते वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर फोकस करेगा। राहुल ने पहले हफ्ते में स्विंग ट्रेडिंग के लिए एशियन पेंट्स को चुना। उसने देखा कि एशियन पेंट्स का चार्ट एक अप ट्रेंड में है और हर डिप पर खरीदारी आ जाती है। राहुल ने एशियन पेंट्स को 3,200 रुपए पर खरीदा और 3,250 पर स्टॉप लॉस लगाया। स्विंग ट्रेडिंग में राहुल को ज्यादा पेशेंस रखना पड़ा। इंट्राडे ट्रेडिंग के उलट यहाँ शेयर को कई दिनों तक होल्ड करना था। पहले दिन एशियन पेंट्स 3200 से गिरकर 3,180 पर आ गया। राहुल के मन में डर आया, लेकिन उसने धैर्य रखा क्योंकि उसका स्टॉप लॉस अभी भी सेफ था। दूसरे दिन एशियन पेंट्स में रिकवरी आई और वो 3,220 तक गया। तीसरे दिन पेंट सेक्टर में कुछ अच्छी न्यूज आई और एशियन पेंट्स 3,250 तक पहुंच गया। राहुल को समझ आया कि स्विंग ट्रेडिंग में बड़े मूवमेंट कैप्चर करने का चांस मिलता है। राहुल अब अपने ट्रेडिंग के सफर में काफी आगे बढ़ चुका था। उसके पास अब 5,85 रुपए हो गए थे, जो कि उसके शुरुआती 5,000 रुपए से ज्यादा थे। राहुल को अच्छा लग रहा था कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन राहुल जानता था कि अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। उसने एक नया लक्ष्य रखा कि अगले 30 दिन में वो अपने 5,000 से तो 85 रुपए को 15,000 रुपए बनाएगा। राहुल ने अपनी ट्रेडिंग डायरी खोली और देखा कि पिछले 50 दिनों में उसने कितना कुछ सीखा है। उसे याद आया कि शुरुआत में वो बिल्कुल अंधेरे में था और अब वो चार्ट को समझ सकता है। राहुल ने फैसला किया कि अब वो अपनी ट्रेडिंग को और भी साइंटिफिक बनाएगा। उसने एक नया नियम बनाया कि वो हर ट्रेड से पहले कम से कम 3 फैक्टर्स चेक करेगा। पहला फैक्टर था टेक्निकल एनालिसिस। राहुल चार्ट देखेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करेगा, वॉल्यूम देखेगा और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेगा। दूसरा फैक्टर था फंडामेंटल एनालिसिस। राहुल कंपनी की न्यूज देखेगा, सेक्टर की स्थिति समझेगा और मार्केट के मूड को चेक करेगा। तीसरा फैक्टर था रिस्क मैनेजमेंट। राहुल हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएगा, पोजीशन साइज कंट्रोल में रखेगा और अपने कुल पैसे का केवल 15% ही एक ट्रेड में लगाएगा। राहुल ने पहली बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सुना। उसके दोस्त ने बताया कि फिबोनाची एक मैथमेटिकल टूल है जो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। राहुल ने यूट्यूब पर फिबोनाची के बारे में वीडियो देखा और समझा कि 38, 2%, 50% और 61, 8% के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राहुल ने बजाज फाइनेंस का चार्ट खोला और देखा कि ये 6 से गिरकर 6 आया है। राहुल ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया और पाया कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल 6,500 के आसपास है। राहुल ने सोचा कि अगर बजाज फाइनेंस 6,500 के पास आए तो वो इसे खरीदेगा, क्योंकि वहां से बाउंस आने की संभावना है। राहुल की किस्मत अच्छी थी और बजाज फाइनेंस अगले दिन 680 तक आ गया। राहुल ने 900 रुपए बजाज फाइनेंस में लगाए जब वो 685 पर था। राहुल का स्टॉप लॉस था 6,420 पर और टारगेट था 6,600। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जादू काम कर गया और बजाज फाइनेंस 6,485 से बढ़कर 6,580 तक गया। राहुल ने अपना पोजीशन 6,75 पर बेच दिया और उसे 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि लगभग 125 रुपए बना। राहुल बहुत खुश हुआ क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसकी पहली ट्राई में ही काम कर गया था। राहुल को समझ आया कि मैथमेटिकल टूल्स भी ट्रेडिंग में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। अगले दिन राहुल ने इलियट वेव थियरी के बारे में सुना। इलियट वेव थियरी कहती है कि मार्केट 5 वेव में ऊपर जाता है और 3 वेव में नीचे आता है। राहुल के लिए यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसने धैर्य रखा और इसे समझने की कोशिश की। राहुल ने रिलायंस का चार्ट देखा और कोशिश की कि वो वेव्स को आइडेंटिफाई कर सके। राहुल को लगा कि रिलायंस में पहली 3 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं और अब चौथी वेव यानी करेक्शन चल रहा है। राहुल ने सोचा कि करेक्शन के बाद 5वीं वेव आएगी जो अप मूवमेंट होगी, लेकिन राहुल ने फैसला किया कि अभी वो इलियट वेव्स पर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत एडवांस टूल है और उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। राहुल ने अपनी फोकस हार्मोनिक पैटर्न की तरफ की। हार्मोनिक पैटर्न में बैट पैटर्न, गार्टले पैटर्न और बटरफ्लाई पैटर्न आते हैं। राहुल ने इन्फोसिस के चार्ट में एक बैट पैटर्न देखा। बैट पैटर्न का मतलब है कि स्टॉक एक स्पेशल शेप बनाता है जो दिखने में बैट की तरह लगता है और इससे प्राइस रिवर्सल का संकेत मिलता है। राहुल ने बैट पैटर्न कंप्लीट होने का इंतजार किया। जब इन्फोसिस 1520 रुपए पर पहुंचा तो बैट पैटर्न कंप्लीट हो गया। राहुल ने 800 रुपए इन्फोसिस में लगाए जब वो 1525 पर था। राहुल का स्टॉप लॉस था 1500 पर और टारगेट था 1580। हार्मोनिक पैटर्न ने काम किया और इन्फोसिस 15.40 से बढ़कर 1560 तक गया। राहुल ने अपना पोजीशन 1560 पर बेच दिया और उसे 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि लगभग 180 रुपए बना। राहुल को लगा कि एडवांस टेक्निकल एनालिसिस टूल्स सीखना उसके लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। अब राहुल के पास 699 रुपए हो गए थे।
राहुल ने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी काम करना शुरू किया। उसने पढ़ा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या इमोशनल ट्रेडिंग है। जब ट्रेडर्स लालच या डर में आकर गलत फैसले लेते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। राहुल ने एक नियम बनाया कि वो कभी भी इमोशन में आकर ट्रेड नहीं करेगा। राहुल ने मेडिटेशन करना शुरू किया ताकि वो अपने मन को शांत रख सके। उसने रोज सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करने का फैसला किया। राहुल को लगा कि मेडिटेशन से उसका फोकस बेहतर हो रहा है और वो बिना घबराए चार्ट एनालाइज कर सकता है। राहुल ने सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटेजी को और भी डिटेल में सीखा। उसने देखा कि इकोनॉमिक साइकिल के हिसाब से अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग समय पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है तो बैंकिंग और ऑटो सेक्टर अच्छा करते हैं। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे फार्मा और एफएमसीजी अच्छा करते हैं। राहुल ने करंट इकोनॉमिक साइकिल को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अच्छी है और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। राहुल ने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छे अवसर हो सकते हैं। उसने लार्सन एंड टुब्रो का चार्ट देखा और पाया कि ये एक अप ट्रेंड में है। राहुल ने 1000 रुपए लार्सन एंड टुब्रो में लगाए जब वो 250 रुपए पर था। राहुल का स्टॉप लॉस था 2800 पर और टारगेट था 2950। सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी काम आई और लार्सन एंड टुब्रो 3 दिन में तोम आए 25 से बढ़कर 220 तक गया। राहुल ने अपना पोजीशन 2915 पर बेच दिया और उसे 65 रुपए का प्रॉफिट हुआ। राहुल अब अपनी ट्रेडिंग के सफर में काफी एक्सपर्ट हो गया था। उसके पास अब 700 रुपए हो गए थे और वो रोज नई चीजें सीख रहा था। राहुल ने देखा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने का खेल नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। राहुल ने फैसला किया कि अब वो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर और भी ज्यादा काम करेगा। उसने एक नोटबुक रखी जिसमें वो अपनी हर गलती और हर सफलता को लिखता था। राहुल को पता चला कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से नहीं बनते, बल्कि उनके पास इमोशनल कंट्रोल भी होता है। राहुल ने अपनी ट्रेडिंग रूटीन बनाई। हर सुबह 8 बजे वो उठता था और सबसे पहले मार्केट की प्री ओपन न्यूज चेक करता था। फिर वो 15 मिनट मेडिटेशन करता था ताकि उसका मन शांत रहे। इसके बाद वो ग्लोबल मार्केट्स चेक करता था कि अमेरिका, यूरोप और एशिया के मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। राहुल को पता चला कि इंडियन मार्केट पर ग्लोबल मार्केट्स का बहुत असर पड़ता है। राहुल ने देखा कि जब अमेरिकन मार्केट रेड में बंद होता है तो अगले दिन इंडियन मार्केट भी गैप डाउन के साथ खुलता है। इसी तरह जब क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर गिरते हैं। राहुल ने एक चार्ट बनाया जिसमें उसने इंटरनेशनल इवेंट्स और इंडियन मार्केट के बीच कोरिलेशन देखा। राहुल ने पहली बार कैरी ट्रेड के बारे में सुना। कैरी ट्रेड का मतलब है कि आप कम इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी में पैसा उधार लेते हैं और हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। राहुल को समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे के फ्लो को भी अफेक्ट करती है। राहुल ने देखा कि जब US फेड रेट्स बढ़ाता है तो FII इंडिया से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं। इससे इंडियन मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है। राहुल ने फैसला किया कि वो फेड मीटिंग के रिजल्ट्स को ट्रैक करेगा और उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस एडजस्ट करेगा। राहुल ने इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी सीखा। निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों इंडेक्स हैं जो पूरे मार्केट के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल ने देखा कि इंडेक्स ट्रेडिंग इंडिविजुअल स्टॉक ट्रेडिंग से थोड़ा अलग है। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी कम होती है लेकिन ट्रेंड ज्यादा क्लियर होते हैं। राहुल ने निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करना शुरू किया। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे मेजर बैंक्स शामिल हैं। राहुल ने देखा कि जब RBI पॉलिसी या कोई बैंकिंग न्यूज आती है तो बैंक निफ्टी पूरे मार्केट से अलग मूव करता है। राहुल ने अपनी पहली इंडेक्स ट्रेड निफ्टी में की। उसने देखा कि निफ्टी 18,000 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि कई बार इस लेवल से वापस नीचे आया है। राहुल ने सोचा कि अगर निफ्टी 18,000 को ब्रेक करे तो बड़ी अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। राहुल ने निफ्टी बी के टॉप वेटेड स्टॉक्स में ट्रेड करने का फैसला किया। राहुल ने रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक में अपने पैसे को बांटा। जब निफ्टी 80,000 को क्रॉस करे तो वो इन सभी स्टॉक्स में एंट्री लेगा। राहुल का ये अप्रोच काम आया और जब निफ्टी 850 तक गया तो उसके सभी स्टॉक्स में अच्छा प्रॉफिट हुआ। राहुल ने कमोडिटी करेलेशन के बारे में भी सीखा। उसे पता चला कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस का असर ज्वेलरी कंपनियों पर पड़ता है। जब गोल्ड महंगा होता है तो टाइटन कंपनी जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स का सेल्स इफेक्ट होता है। इसी तरह क्रूड ऑयल के प्राइसेस का असर पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनरी कंपनियों पर पड़ता है। राहुल ने स्टील प्राइसेस और स्टील कंपनियों के बीच करेलेशन देखा। जब इंटरनेशनल स्टील प्राइसेस बढ़ते हैं तो टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील जैसी कंपनियों के शेयर भी ऊपर जाते हैं। राहुल ने कमोडिटी प्राइसेस को ट्रैक करना शुरू किया और उसके हिसाब से रिलेटेड स्टॉक्स में ट्रेड करने लगा। राहुल ने ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में सीखा। ऑप्शन चेन में कॉल पुट रेशियो, ओपन इंटरेस्ट और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की इंफॉर्मेशन होती है। राहुल को पता चला कि बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस ऑप्शन मार्केट में हेजिंग करते हैं और उनकी पोजीशंस से मार्केट डायरेक्शन का पता चल सकता है। राहुल ने देखा कि जब कॉल पुट रेशियो 1 से कम होता है तो मार्केट में बेयरिशनेस होती है
और जब ईद से ज्यादा होता है तो बुलिशनेस होती है। राहुल ने निफ्टी का कॉल पुट रेशियो ट्रैक करना शुरू किया और इसके हिसाब से अपनी ट्रेड्स प्लान करने लगा। राहुल ने मैक्स पेन थियरी के बारे में भी सुना। मैक्स पेन वो लेवल है जहां एक्सपायरी के दिन सबसे ज्यादा ऑप्शंस वर्थलेस हो जाते हैं। राहुल को समझ आया कि ऑप्शन राइटर्स मार्केट को मैक्स पेन लेवल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। राहुल ने देखा कि एक्सपायरी से पहले के दिनों में अक्सर मार्केट मैक्स पेन लेवल के आसपास ट्रेड करता है। राहुल ने सेक्टर रोटेशन कैलेंडर बनाया। उसने देखा कि साल के अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। मानसून से पहले एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर कंपनियां अच्छी करती हैं। फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटो सेक्टर अच्छा करता है। राहुल ने इस कैलेंडर के हिसाब से अपनी ट्रेडिंग प्लान करना शुरू किया। राहुल ने अर्निंग्स सीजन ट्रेडिंग के बारे में भी सीखा। हर क्वार्टर में कंपनियां अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती हैं। राहुल ने देखा कि अर्निंग्स से पहले स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं तो स्टॉक ऊपर जाता है और अगर खराब आते हैं तो नीचे। राहुल ने कुछ कंपनियों के अर्निंग्स पैटर्न को स्टडी किया। उसने देखा कि आईटी कंपनियां अक्सर गुड रिजल्ट्स देती हैं क्योंकि डॉलर रेवेन्यू की वजह से उनका मार्जिन अच्छा रहता है।